हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रदीप समेली क्लासेस। और इस क्लास में मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है रियल नंबर्स के ऊपर आधारित होंगे और इसमें पूरी क्लास में मैं 3 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा और हर एक क्वेश्चन के 5 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम केस स्टडी 1। सो केस स्टडी 1 को पहले ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए, टू एनहेंस द रीडिंग स्किल of grade 10th students, the school nominates you and 2 of your friends to set up a class library. There are 2 sections, section A and section B of grade 10th. There are 32 students in section A and 36 students in section B. तो अब देखिए यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्रेड 10th के स्टूडेंट्स की रीडिंग स्किल को एनहेंस करने के लिए स्कूल आपको और आपके 2 मित्रों को एक क्लास लाइब्रेरी सेटअप करने के लिए नॉमिनेट करता है। और उसमें वो कह रहा है कि 2 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी ग्रेड 10th के, और उसमें से सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट्स हैं और सेक्शन बी में 36 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। सो ये रहा फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। देखिए, व्हाट इज द मिनिमम number of books you will acquire for the class library so that they can be distributed equally among students of section A और section B। अब यहाँ पे देखिए इस वर्ड पे ज्यादा ध्यान दें, मिनिमम नंबर। वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स। अब देखिए एक सेक्शन में 32 स्टूडेंट्स हैं, एक सेक्शन में 36 स्टूडेंट्स हैं और मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स चाहिए। तो नेचुरल है, जाहिर सी बात है कि अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है सेक्शन ए और सेक्शन बी में तो 32 और 36 से तो ज़्यादा होंगी, और ज़्यादा के लिए हमें क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। दूसरी बात, मिनिमम शब्द जो है, मिनिमम का मतलब क्या होता है, लीस्ट। ठीक है, सो लीस्ट यानी मिनिमम का मतलब है लीस्ट, यानी हमें इसमें एलसीएम निकालना होगा। क्या करना होगा, एलसीएम निकालना होगा। सो एलसीएम हमें 32 और 36 का निकालना है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले उसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स यहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले यहाँ पे 32। सो 32 को हम फैक्टर्स निकालते हैं। सो देखिए 32, अब देखिए ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। अब अगेन ये इवन नंबर है, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो 2 8 द 16 आ जाएगा। अगेन ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 द 8 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 द 4 हो रहा है, और फिर 2 से ये 2 1 द 2। अब यहाँ पे इसके पूरे फैक्टर्स बन गए। इसी तरह से हम 36 के फैक्टर्स बना लेंगे। तो 36 हम यहाँ लिख लेते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि 36 भी इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड होगा। सो 2 1 द 2 और 2 8 द 16, 18 आ गया। अब फिर 2 से करेंगे तो 2 9 द 18। अब 9 ऑड नंबर हो गया, तो अब ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 से हम 3 3 द 9, और अब ये 3 अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये 3 बंदा 3। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। सो हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं 32। तो यहाँ पे 32 के फैक्टर्स लिखते हैं। सो 32 इज इक्वल टू, ये 5 टाइम्स 2 है, 5 टाइम्स 2 है, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2। अब अगर हम इसको पावर के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू द पावर 5। करेक्ट, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम 36 के लिख लेते हैं यहाँ पे वेक्टर्स। तो 36 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 3 है, तो 2 टाइम्स 2 लिख लेते हैं पहले। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय, अब 2 टाइम्स 3 भी है तो मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। अब अगर हम इसको पावर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो पावर के रूप में 2 टाइम्स 2 है, सो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय, और 2 टाइम्स 3 है तो 3 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। तो ये पावर्स के रूप में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एलसीएम। जैसा कि हमें पता था कि हमने यहाँ मिनिमम से पकड़ा था, मिनिमम से, कि मिनिमम मतलब लीस्ट, और लीस्ट का मतलब हमें क्या निकालना था, एलसीएम निकालना था। तो अब एलसीएम हमें किस किस का निकालना है, 32 एंड 36 का। सो एलसीएम ऑफ 32 एंड 36
इज इक्वल टू, अब एलसीएम निकालते कैसे हैं, देखिए यहाँ पे हम देखें कि कौन सा कॉमन है, तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, तो इसमें जो है एलसीएम में हम क्या करते हैं कि जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, यानी इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसमें हाईएस्ट पावर है 2 तो इसमें हम हाईएस्ट पावर को लिखेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, हम कॉमन वाले की हाईएस्ट पावर लेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि जो अनकॉमन है यानी जो दोनों में नहीं है वो भी लेना है। तो जो दोनों में नहीं है वो क्या है, 3, और 3 की पावर कितनी है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 ले लेंगे, ठीक है। बिल्कुल आसान सा तरीका है, ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। तो अब देखिए, अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 2⁵ सीधा सीधा 32 है, क्योंकि यहाँ पे 2⁵ क्या है, 32 है, तो 32 यहाँ पे हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 यानी 3 3 9। अब इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 9 to the 18 कैरी में 1 आया, तो 9 3 27 और 128 हो गया। तो ये हमारा 288 इसका आंसर हो गया, यानी इसका ऑप्शन सी होगा। अब देखिए ये तो मैंने डिटेल में आपको समझाया है, इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे फास्ट एमसीक्यू के उस तरीके से तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, सेकंड्स में कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, कैसे कि जैसे इस तरह से लिख लेते हैं, जैसे ये 2 इसको राउंड कर लिया, फिर ये वाला 2 इसको राउंड कर लिया, ठीक है। फिर इसमें अब क्या बचा, अब इसमें देखिए इसके बाद में अब ये 2 × 2 हो गया, और फिर उसके बाद में तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसे 2 × 2, जो दोनों में कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे। अब इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, इसमें 2 है इसमें नहीं है, तो 3 टाइम्स 2 भी लिखेंगे। तो अब क्या होगा, 2 × 2 × 2, ठीक है। और फिर 3 इसमें है इसमें नहीं है, 3 इसमें है इसमें नहीं है, तो 3 को भी हम 2 टाइम्स लिखेंगे, तो 3 × 3 लिखेंगे। तो यही हो गया 3 3 9, जो कि हमने यहाँ लिख लिया, और 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32, यानी ये 32 × 9 अंतोगत तो आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेटर होगा। चलिए करते हैं, बढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट की तरफ। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, देखिए सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ ऑफ 32 and 36। तो अब हमें इसमें एमसीक्यू है, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं, वैसे हम समझाने के लिए बता देते हैं कि वो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए लेट द नंबर्स आर ए एंड बी, ठीक है, नंबर्स ए और बी हैं, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, ए और बी का प्रोडक्ट जो है वो एचसीएफ जो ए और बी का आएगा, ए और बी का जो एचसीएफ आएगा उसको हम अगर ए और बी के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी के एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट शुड बी इक्वल, ये कह रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये एक थ्योरम, तो इसमें क्या है, ए और बी का प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं, हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते थे कि एचसीएफ ऑफ 32 and 36। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 32 and 36 के लिए हम फैक्टर्स ऑलरेडी इसके निकाल चुके हैं। तो 32 के हमने फैक्टर्स क्या निकाले थे, देखिए 32 में मैंने किया था, आपको याद होगा, 2 5 टाइम्स लिखा था, इस तरह से 2 5 टाइम्स लिखा था, और इसको पावर के रूप में जब हमने रिप्रेजेंट किया था तो यहाँ पे लिखा था 2⁵. उसके बाद में हमने 36 के फैक्टर्स निकाले थे। तो 36 के लिए क्या किया था, 2 × 2 और मल्टीप्लाइड बाय 2 × 3, इस तरह से हमने किया था, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसको भी अगर हम पावर के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2⁵2 मल्टीप्लाइड बाय 3⁵2, करेक्ट। अब देखिए इसमें हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। अभी हम पहले क्या निकाले थे, एलसीएम निकाले थे, और एचसीएफ निकालना है इसमें। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे हम, देखिए इसमें क्या करते हैं, एचसीएफ में सिर्फ कॉमन लेते हैं, जो दोनों में कॉमन है, और कॉमन में भी लीस्ट पावर लेते हैं, इसमें छोटी पावर लेते हैं, छोटी पावर लेते हैं। तो स्मॉल पावर जो होगी वो लेंगे हम, हाईएस्ट पावर नहीं लेंगे, छोटी वाली पावर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, देखिए 2 जो है बेस दोनों में कॉमन है, तो इसमें सिर्फ कॉमन को ही लेना है, और कॉमन में भी जो पावर छोटी है, यानी इसमें देखिए 2 की पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो इन दोनों में कम कौन सा है, 2 की पावर 2 है। तो हमारा एचसीएफ जो है, एचसीएफ हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, एचसीएफ ऑफ
32 एंड 36, ठीक है, HCF ऑफ 32 एंड 36 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये हमें इसकी छोटी वाली पावर लेनी है, स्मॉल पावर लेनी है। सो स्मॉल पावर क्या है, 2 की पावर 2, सो 2 इंटू 2 दैट इज 4। सो यहाँ पे क्या हो गया, इसका आंसर आ गया 4, ठीक है, इसका आंसर 4 आ गया, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एज। तो ये तो आपको पता ही है, अभी अपन ने निकाला 36 को हमने क्या निकाला था, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। सो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, यानी ये ऑप्शन इसमें लिख देते हैं, यहाँ पे शायद बाय मिस्टेक टाइप नहीं हो पाया, ये ऑप्शन ए था, ये बी था, ये आपका सी था और ये डी था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। अब देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो, फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 इज आ। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, या नाइदर, ना तो ये प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब 4 में से आपको डिसाइड करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लें कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि प्राइम नंबर में सिर्फ 1 और इटसेल्फ के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, मतलब इसमें जो है 2 ही फैक्टर होते हैं, केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन मैं बता देता हूं यहाँ पे कि प्राइम नंबर दैट मीन्स it has exactly 2 factors, 1 and itself। एक तो 1 होगा और एक स्वयं में वो संख्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें 2, तो 2 का क्या है, या तो 1 और 2 2 ही फैक्टर हैं। इसी तरह 3 का क्या है, 1 और 3 2 ही फैक्टर हैं। 5 का क्या है, 1 और 5 2 ही फैक्टर हैं। तो इस तरह से ये प्राइम नंबर्स होती हैं, आपको पता होगा, ये तो अपन प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। तो 2 3 5 7 11 लाइक दैट, 13 वगैरह और भी आ जाएगा, 17 आ जाएगा। तो ये प्राइम नंबर्स होते हैं। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अब मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब कंपोजिट नंबर इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखिए मोर देन 2 फैक्टर्स का मतलब क्या है कि इसमें 1 तो होगा ही, 1 भी होगा इटसेल्फ, यानी 4 भी होगा, यानी 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन साथ में देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी एक तो 1 था, एक इटसेल्फ नंबर हो गया, ठीक है, और एक 2 हो गया, तो इसके मोर देन 2 हो गए। इसी तरह इसको देखें कि इसमें ये इटसेल्फ से तो डिवाइड होगा ही, 1 से डिवाइड होगा ही, साथ में 2 एंड 3 से भी डिवाइड होगा, तो 2 एंड 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह अगर इसको देखेंगे तो ये 1 और इटसेल्फ से तो डिवाइड होगा ही, लेकिन साथ में ये 2 और 4 से भी डिवाइड होगा। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 और 5 से डिवाइड होगा। यानी इसमें हम देख पा रहे हैं कि 1 एंड इटसेल्फ के अलावा अदर फैक्टर्स भी इसमें हैं, ठीक है। तो अदर भी इस अदर नंबर से भी डिविजिबल है, इसका मतलब कंपोजिट नंबर्स हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, देखिए क्वेश्चन 1 सेकंड का है मुश्किल से। अब क्वेश्चन को थोड़ा समझाने के लिए मैं डिटेल में समझा रहा हूं। 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 और प्लस में 15 है। अब देखिए यहाँ पे हम एक बात देख पा रहे हैं कि ये जो पूरा नंबर है ना, ये मल्टीप्लाई में है, तो ये एक नंबर बन जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 नंबर हो जाएगा पूरा, और ये यहाँ पे एक नंबर ये है, मतलब अब देखिए इसमें 15 है और यहाँ पे भी 15 है। मतलब अगर इन दोनों में से हम 15 कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम इन दोनों में से 15 कॉमन लेते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे एक तो 7 बचेगा, दूसरा मल्टीप्लाइड बाय 11 होगा, मल्टीप्लाइड बाय 13 होगा, और 15 बंदा 15 तो चाहे 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट तो वही आने वाला है। और यहाँ पे जरूर लिखना पड़ेगा आपको प्लस में 15 बंदा 15, ये जरूर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे और आगे जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 इंटू 13, सो दैट इज 1001। ये 1001 होता है, ये याद रखें आप, ठीक है। 1001 के कई बार फैक्टर्स निकालने को आ जाते हैं, तो आप याद रखें कि 7, 11 और 13 इसके 3 जो है फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स जब निकालने को कभी भी आएगा तो 1001 का आप बिल्कुल इसको 7, 11 और 13 लिखते हैं, और प्लस में यहाँ पे 1 है तो प्लस में 1 लिख देते हैं। अब देखिए इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे साफ समझ में आ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 15 का मतलब क्या है, 3 इंटू 5, यानी 2 फैक्टर तो यहीं पे हो गए। एक ये नंबर जो
बनेगा इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कोई तो एक नंबर बनेगा, 1 से भी डिवाइड होगा वो। इसके अलावा देखिए 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी डिवाइड होगा, इतने सारे नंबर्स हो गए इनटू, और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो गया 1002, यानी ये भी इवन नंबर तो 2 से भी डिवाइड होगा और भी किसी नंबर से डिवाइड हो सकता है। मतलब अपन ने इतने तो देख ही लिए कि काफी इसमें मोर देन 2 से बहुत ज्यादा फैक्टर्स बन रहे हैं। दैट मीन्स इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो ये कंपोजिट नंबर है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स बन रहे हैं यानी ये कंपोजिट नंबर होगा। अब देखिए बढ़ते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखिए फिफ्थ पार्ट बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, if p and q are positive integers such that p is equal to ab square and q is equal to a square b, तो इसमें कह रहा है कि where a b are the prime numbers then LCM of pq। अब LCM of pq निकालना है तो सबसे पहले तो हम इनको लिख लेते हैं कि p is equal to कितना है ab स्क्वायर, यानी a इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से वो कह रहा q, सो q is equal to a स्क्वायर b, q is equal to ए स्क्वायर बी। अब इसमें फाइंड करने को क्या कह रहा है, वो फाइंड करने को कह रहा है कि एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू बताइए कितना होता है। सो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है। तो इसमें बेस ए कॉमन है, बेस ए कॉमन है। इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी, देखिए इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, मतलब 1 कंसीडर करके चलेंगे, तो इसके ऊपर तो 1 पावर है, इसके ऊपर 2 पावर है, तो बड़ी वाली पावर कौन सी है, ए रेज टू पावर 2। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे ए रेज टू पावर 2। अब मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए यहाँ पे b बेस कॉमन है, तो b बेस में हाईएस्ट पावर कौन सी है, तो b बेस में यहाँ पे तो 1 पावर है, कुछ नहीं है मतलब 1 पावर है इसमें, और यहाँ पे क्या है 2 पावर है, तो इस पे तो 1 पावर है, इस पे 2 पावर है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, b की पावर 2, b रेज टू पावर 2, यानी b रेज टू पावर 2। तो यहाँ पे लिख देते हैं b रेज टू पावर 2। तो आंसर क्या हो गया, a रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय b रेज टू पावर 2, यानी b ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझा रहा हूं, और खास करके वो स्टूडेंट्स जो मैथ्स में थोड़े कमजोर हैं उनको स्पेशली मैं बता रहा हूं कि अगर ये आप क्लास पूरी देख लेंगे तो इसके कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। चलिए, तो पूरी क्लास में हमारे साथ बने रहिएगा। अब इसका केस स्टडी नंबर 2 को हम करते हैं। सो केस स्टडी 2 में क्या है, इसको पहले पढ़ लेते हैं। अ सेमिनार is being conducted by an educational organization where the participants will be educators of different subjects. The number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively। अब वो कह रहा है कि एक जो है एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सेमिनार कंडक्ट किया जा रहा है, और उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या होंगे, एजुकेटर्स होंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, अलग अलग सब्जेक्ट के एजुकेटर होंगे। अब वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स जो हैं, पार्टिसिपेंट्स की जो संख्या है वो हिंदी वालों की है 60 और इंग्लिश वालों की है 84 और मैथमेटिक्स वालों की है 108। ये तो रहा आपके पास में आपका मटेरियल। अब इससे जो है क्वेश्चन बनेंगे। तो अब इसमें देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट ये रहा आपके सामने। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, हैंस मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स दैट कैन अकोमोडेटेड इन ईच रूम आर। अब वो कह रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए उस पहले वाले केस स्टडी में मिनिमम था, तो उससे हमने पकड़ लिया था कि मिनिमम मतलब एलसीएम। ऐसे ही हम यहाँ पे मैक्सिमम देख रहे हैं। सो मैक्सिमम का मतलब एचसीएफ, ध्यान रखिए मैक्सिमम का मतलब यहाँ पे एचसीएफ। एक बात, दूसरी बात क्या है कि जब वो कह रहा है कि इसमें जो है अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 60, 84 एंड 108 स्टूडेंट पार्टिसिपेंट्स हैं, तो इसमें पार्टिसिपेंट्स इतने हैं, तो इनमें से वो कह रहा है कि रूम अलॉट करना है। इसमें क्या करना है, रूम अलॉट करना है, और रूम अलॉट इस तरह से करना है, इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड। ठीक है, एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट के भी होने चाहिए। तो इसका मतलब है कि इनसे तो कम होंगे, इनसे कम होंगे, और कम होंगे तो कम के लिए हम एचसीएफ निकालते हैं। वैसे आप मैक्सिमम से भी ये क्लियर कर सकते हैं कि मैक्सिमम नंबर है, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है। तो अब एचसीएफ निकालने के लिए हम सबसे पहले फैक्टर्स बनाएंगे। सो फैक्टर्स हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो फटाफट यहाँ पे तीनों नंबर्स के लिए हम फैक्टर्स यहाँ पे लिख लेते हैं। एक तो हमें बनाना है देखिए 60 का,
दूसरा क्या था हमारा 84 और तीसरा था हमारा 108। तो सबसे पहले तो हम इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो देखिए ये इवन नंबर है, तो 2 3 दा और 0 का 0 आ गया, 30 हो गया। 2 से डिवाइड करेंगे फिर इवन है, 2 1 दा 1 बचा, तो ये हो गया 10, तो 2 5 दा 10। अब देखिए ये ऑड नंबर आ गया, अब ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 की टेबल में आ रहा है, 3 5 दा 15। और अब 5 तो अपने आप में एक प्राइम नंबर है, सो 5 बनता 5। तो फटाफट इसके फैक्टर्स ऐसे बना लेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर्स बनाते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 से करेंगे, तो यहाँ पे 2 4 दा 8 और 2 2 दा 4। फिर इसका इवन नंबर है, तो फिर 2 से करेंगे, तो 2 2 दा 4 और 2 1 दा 2। अब ये ऑड नंबर आ गया, अब ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे 3 7 दा 21 और 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, सो 7 1 दा 7। इस तरह से हमने 84 के निकाल लिए। अब 108 के निकालते हैं। सो 108 एक इवन नंबर है, 2 से जाएगा, 2 5 दा 10 और 2 4 दा 8। अब देखिए फिर ये इवन नंबर है, तो अब यहाँ पे 2 2 दा 4, 1 बचा, 14 हो गया, 2 7 दा 14। अब ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो 3 9 दा 27, अगेन 3 की टेबल में 3 3 दा 1 और 3 एक अपने आप में प्राइम नंबर है, 3 1 दा 3। तो इस तरह से अपन ने ये फैक्टर्स इसके निकाल लिए। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए 60 का फैक्टर लिख लेते हैं कितने टाइम्स, 2 टाइम्स 2, सो 2 इंटू 2, ये हो गया 2 टाइम्स 2, और 1 टाइम 3 है, सो मल्टीप्लाइड बाय 3, एंड 1 टाइम 5, सो मल्टीप्लाइड बाय 5। अब अगर हम इसको पावर्स के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 है, सो 2 रेज़ टू पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज़ टू पावर 1। चाहे तो 3 अकेला लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 5 1 टाइम ही है, तो 5 रेज़ टू पावर 1 लिख दें या 5 की पावर ऐसे लिख दें, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे दूसरा है हमारे पास 84। सो 84 में क्या है, 2 टाइम्स 2 है, तो 2 टाइम्स 2 और मल्टीप्लाइड बाय 1 टाइम 3, सो 1 टाइम 3 लिख लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है वो कि 1 टाइम 7 है, तो 1 टाइम 7 लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में ये 108 के फैक्टर्स लिख लेते हैं। सो 108 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 है, सो 2 इंटू 2 और 3 टाइम्स 3 है, सो 3 टाइम्स 3 लिख लेते हैं, सो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको पावर के रूप में अगर हम पहले इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, सो 2 टाइम्स 2 का मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 2, ठीक है। इसके बाद में 3 1 टाइम है, सो 3 की पावर 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे इंटू 7 1 टाइम है, तो 7 की पावर 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी पावर के रूप में जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या होगा, देखिए 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 टाइम्स है, तो 3 की पावर 3। अब हमें इसमें क्या करना है, तो अब हमें SCF निकालना है, और SCF हमें किसका निकालना है, 3 नंबर्स हैं हमारे पास में, एक तो है 60, दूसरा है 84 और तीसरा है हमारा 108। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसके SCF को निकाल लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब सबसे पहले हमें क्या देखना था कि कॉमन इनमें क्या है। सो बेस कॉमन 2 है और इसमें सब में 2 की पावर 2 है, यानी छोटी वाली पावर 2 की पावर 2 ही कहलाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2। अब देखिए अब इसमें क्या कॉमन है, और 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी 3 है, बट यहाँ पे हमें छोटी वाली पावर लेनी है, ठीक है, स्मॉल पावर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, और यहाँ पे क्या है 3 की पावर 3, तो ये तो बड़ी पावर है, तो हमें स्मॉल पावर लेनी है, यानी 3 की पावर 1 लेनी है। तो हमें क्या करना है, 3 की पावर 1 लेंगे, यानी 3 लिख दें या 3 की पावर 1 लिख दें। तो अब यह क्या हुआ, देखिए 2 टू द 4 और 4 इंटू 3, सो दैट इज 12, यानी इसका SCF क्या आ गया, 12 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो देखिए यहाँ पे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द इवेंट। अब वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड कितने होंगे। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि पहली बात तो ये है कि वो कह रहा था, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, हिंदी, ठीक है, और दूसरा क्या था, इंग्लिश, दूसरा क्या था, इंग्लिश, और तीसरा क्या था, मैथमेटिक्स।
शॉर्ट में लिख देता हूँ मैथ्स। ठीक है, तो देखिए हिंदी के स्टूडेंट्स थे कितने, 60, और इंग्लिश के स्टूडेंट्स कितने थे, 84, और मैथ्स के स्टूडेंट्स कितने थे, 108। करेक्ट, इतने स्टूडेंट्स थे। अब देखिए आप ध्यान करें कि इस क्वेश्चन 1 में हमने एचसीएफ निकाला था, और एचसीएफ हमारा कितना आया था, ये देखिए ये रहा 12। ये क्या पूछा था उसने पूछा था कि जो है ईच रूम में कितने लोग एकोमोडेट हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से पूछा था उसने। तो एक रूम में मतलब 12 लोग जो है 12 पार्टिसिपेंट्स एकोमोडेट हो सकते हैं। तो एक रूम में 12 हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आइए थोड़ा, तो इसका मतलब हिंदी वाले अलग रहेंगे, तो हिंदी वाले के लिए कितने रूम चाहिए, तो एक रूम में 12 हो सकते हैं, और टोटल कितने हैं हिंदी वाले, 60 हैं। इसका मतलब 60 को हमें 12 से डिवाइड करेंगे। सो क्या करेंगे, 12 से इसको डिवाइड करेंगे, सो दैट विल बी 12 5 × 60। सो यहाँ पे हिंदी वालों के लिए कितने चाहिए, 5 रूम्स आर रिक्वायर्ड। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंग्लिश वाले 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, और एक रूम में 12 एकोमोडेट हो सकते हैं। इसका मतलब 12 7 दा, अब यहाँ पे क्या हुआ, 12 7 दा 84 कट जाएगा ना, ये 12 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा, और ये 12 से 7 टाइम कट जाएगा। अब इसी तरह इसको भी करेंगे, सो 12 से करेंगे, सो 12 9 दा, ये 9 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 9 दा। ठीक है, 12 9 दा 108। तो इस तरह से ये रूम, इतने रूम चाहिए। वो कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, सो 5 रूम्स तो हिंदी वालों के लिए चाहिए, प्लस 7 रूम्स इंग्लिश वालों के लिए चाहिए, और प्लस 9 रूम्स मैथमेटिक्स वालों के लिए चाहिए। इसका मतलब मिनिमम हमें इतने रूम्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, इतने रूम्स हमें रिक्वायर्ड है, तो अब इनको प्लस कर लेते हैं। तो 5 + 7 12, 12 और 9 कितना हो गया, 21। सो 21 रूम्स रिक्वायर्ड होंगे। मिनिमम रूम्स रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिसिपेंट्स विल बी कितना, 21। सो 21 कहाँ है, यहाँ देखिए ऑप्शन डी में है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस पार्ट में वो क्या कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108 इज। अब 4 ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, तो सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें फैक्टर्स बनाने होंगे, और 60 के फैक्टर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका क्या आया था फैक्टर, 2 × 2 × 3 × 5, और इसको हम पावर के रूप में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2 × 3 × 5। ठीक है, इसी तरह से हमने 84 के फैक्टर्स निकाले थे। तो 84 के फैक्टर्स क्या आए थे हमारे, 2 × 2 × 3 × 7। सो दैट इज 2 टाइम्स है, तो यहाँ पे 2 की पावर 2, और ये तो 1 टाइम ही है, तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 3 × 7। उसके बाद हमने 108 का भी हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो 108 का क्या हमने निकाला था, तो इसमें लिख लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, ये हमने निकाले थे। तो इसमें क्या हो गया, देखिए 2 टाइम्स 2 है, तो 2 की पावर 2 × 3 टाइम्स 3 है, तो 3 की पावर 3। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें एलसीएम। सो एलसीएम ऑफ 60, 84 एंड 108। सो इसका तीनों का जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें कॉमन बेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, और इसकी पावर, इसकी जो है एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, हाईएस्ट पावर देखते हैं कि इन तीनों में हाईएस्ट पावर क्या है। तो इन तीनों में ही 2 की पावर 2 है, तो यही इसकी हाईएस्ट पावर होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 की पावर 2। अब दूसरा हम देखें यहाँ पे कि 3 यहाँ पे बेस है, 3 यहाँ पे भी बेस है, और 3 यहाँ पे भी बेस है। बट इसमें यहाँ पे तो देखिए कुछ नहीं है, मतलब 3 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, बट यहाँ पे 3 की पावर 3 है। सो ये हाईएस्ट पावर है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर 3। करेक्ट। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे 5 है, ये अनकॉमन, देखिए हमने कॉमन वाले देख लिए, 2 का लिख लिया, फिर 3 का कॉमन का लिख लिया, फिर हमारे पास जो इन तीनों में नहीं है वो भी हमें लिखना होता है एलसीएम में। तो इसमें 5 है अनकॉमन, तो यहाँ पे 5 लिख लेंगे हम। उसके बाद में यहाँ पे 7 है, तो ये 7 भी लिखेंगे। एक बार फिर से बोल देता हूँ, एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है वो तो लेने ही लेने हैं। कॉमन में से जो हाईएस्ट है
वो लेना है और अनकॉमन जो है वो भी लेने हैं। इसमें सारे के सारे लेने होते हैं। तो अब हम इससे फटाफट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब देखिए 2 to the 4 और यहाँ पे क्या हो गया 3 3 9 3 27, ठीक है, और इंटू 5 और इंटू 7। तो अब देखिए 7 5 35 और 35 का डबल 70 हुआ, 70 का डबल कितना हुआ 140। तो ये कितना हो गया, इन तीनों का कितना हो गया कैलकुलेशन 140। तो यहाँ लिख लेते हैं 140 और इंटू में 27, इंटू में 27। तो अब यहाँ पे हम 14 का टेबल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे 14, एक तो जीरो का जीरो लगा दीजिए सबसे पहले, क्योंकि ये जीरो है तो ये लिख दिया हमने। अब 14 7 98 होता है, तो हमने 98 का 8 लिख दिया। अब देखिए 98 का 8 लिख दिया, कैरी ओवर में कितना आया हमारा 9 आया। सो 14 to the 28 और 9 कितना हो गया 28 36 37, तो 37। सो ये यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 3780, यही इसका आंसर होगा। सो 3780 इसका मतलब ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है 3780। तो इस तरह से हमने ये किया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो इसके फोर्थ पार्ट पे आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से आपको ध्यान हो तो एक तो हमने निकाला था इसका एचसीएफ हमने निकाला था, इन तीनों का एचसीएफ हमारा आया था कितना 12 आया था, आई थिंक 12 आया था, ठीक है 12 आया था। और एलसीएम हमने अभी हाल जस्ट निकाला है। तो एलसीएम हमने कितना निकाला, एलसीएम हमने निकाला था 3780, ठीक है। ये दो चीज़ें हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखिए आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे ये 3780 है और इसका एचसीएफ जो है हमने एचसीएफ यहाँ पे 12 निकाला था, क्योंकि 12 से डिवाइड किया था। तो इससे पहले वाले प्रश्न में इसका 12 आया था, ये एचसीएफ आया था, ठीक है। तो अब हम एचसीएफ हमने लिख लिया 12, एचसीएफ 12 लिखने के बाद हमने एलसीएम लिख दिया 3780। तो ये दोनों हो गए। अब वो कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, सो एचसीएफ एंड एलसीएम यानी एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम। सो एचसीएफ कितना है हमारा 12 है, मल्टीप्लाइड बाय 3780, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। ये हमारा एचसीएफ रहा, ये एलसीएम रहा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 12 0 0, 12 8 96, सो 96 का 6 यहाँ लिख लेंगे, 9 कैरी ओवर में लिख लिया, ठीक है। अब देखिए 12 7 84, 84 और 84 90 और 93, सो 93 मतलब 3 यहाँ पे आ गया। अब फिर कैरी ओवर में 9 आ गया। अब कैरी ओवर में 9 आया तो 12 3 36 और 36 40 45, तो ये कितना हो गया 45 यानी ये हो गया 45। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका आंसर क्या आ गया 45,360। सो 45,360 यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए इन्होंने क्या किया, अगर आपसे बिल्कुल कैलकुलेशन पूरा ही करवा लिया लगभग, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंड में 360, यहाँ पे भी 360, यहाँ पे भी 360, तो यहाँ से करते करते मतलब आपसे पूरा ही कैलकुलेशन करवा लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया, यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 60 84 एंड 108 इज 45,360। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, फिफ्थ पार्ट की तरफ। सो फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखिए 108 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम एज। तो अगर आपको याद हो तो 108 के हमने बनाए थे कितना 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 3, ऐसे बनाया था अपन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर हम इसको पावर्स के रूप में लिखें, इसको पावर्स के रूप में कहा है उसने, तो पावर्स के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 की पावर 2 और 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाइड बाय, और 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, तो 3 की पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 3। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3 कहाँ है, ऑप्शन डी में है। मतलब ये बिल्कुल मैच कर रहा है इससे ना, 2 की पावर 2 इंटू
3 की पावर 3। सो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट जो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है केस स्टडी 3। सो केस स्टडी 3 में हम ध्यान से देखते हैं इसमें क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है। तो अ मैथमेटिक्स exhibition is being conducted in your school and one of your friends is making a model of a factor tree. So he has some difficulty and asks for your help in completing a quiz for the audience. तो ऑब्जर्व द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए इसमें फैक्टर ट्री को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे x है, मतलब यहाँ पे y है और यहाँ पे z है और बाकी सब वैल्यूज दी हुई हैं। इसको हमें ध्यान से देखना है। अच्छा, अब देखिए इसको पहले तो हम इसको ट्री को समझ लेंगे। फैक्टर ट्री होती क्या है? तो फैक्टर ट्री का मतलब क्या होता है? अब देखिए हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है, नंबर हमने ले लिया 210। अब 210 किससे, प्राइम नंबर से हम डिवाइड करना शुरू करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 105। तो 2 से हमने डिवाइड किया किसको, 210 को, तो आंसर क्या आया 105। तो हमने इस तरह से लिख दिया, इधर 2 लिख दिया, इधर 105 लिख दिया। अब देखिए 105 एक ऑड नंबर है। अब हम इसको किससे, 3 से डिवाइड हो सकता है क्योंकि इसका डिजिट्स का सम 6 आ रहा है। तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको तो 3 3 द 9, 1 हुआ 15, यानी 3 5 द 15। तो इसका आंसर कितना आ गया 35। तो हमने 3 से किया तो यहाँ पे 3 लिख दिया और यहाँ पे 35 लिख दिया। अब 35 के फिर फैक्टर्स बनाएंगे तो देखिए 35 में एंड में 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5 से करेंगे डिवाइड तो 5 7 द 35। अब देखिए 5 और 7 ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कहे कोई कि फैक्टर ट्री के द्वारा आप बताइए कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो हम सीधा सीधा क्या कह देंगे कि एक तो फैक्टर इसका 2 है, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 7। बस ये चीज आपको समझनी है, तो यही इसमें ध्यान रखना है। अब बाकी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू बताने के लिए हम ट्री को फिर से यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखिए ये x था और जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ ऊपर वाला नंबर पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको x इज इक्वल टू सीधा सा कुछ नहीं करना है, x इज इक्वल टू क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय, ये नीचे के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है, उसी से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। सो 5 इंटू 2783 और दैट इज, अब इसको निकाल लो तो 5 3 द 15, कैरी ओवर का 1 आया, 5 8 द 40 और 141 हो गया, कैरी ओवर में 4 आया, 5 7 द 35 और 4 39 और यहाँ पे कैरी ओवर में 3 आया, 5 2 द 10 और 3 13, यानी आंसर क्या आ गया 13915। सो 13915 ये ऑप्शन बी में है। यानी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो जब ऊपर वाला पूछे तो हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और नीचे वाला पूछता तो हम नीचे वाला जो दूसरी संख्या होती है उससे डिवाइड कर देते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिलहाल ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन बी करेक्ट है। अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। सो y की वैल्यू के लिए हम फिर से ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे ये y है, हमें देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, y इज इक्वल टू व्हाट, y की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये नंबर जो है ना, ये वाला नंबर 2783, ये किसका, इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो चाहे तो आप ऐसे लिख लीजिए कि y मल्टीप्लाइड बाय, फिर से लिख देता हूं, देखिए, या तो इसको ऐसे लिख लीजिए y मल्टीप्लाइड बाय 253 और इज इक्वल टू 2783। तो इससे भी आपका क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये नीचे पहुंच जाएगा, इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा। या आप डायरेक्ट ही लिख लें कि y की वैल्यू पूछिए, इसका मतलब हमें क्या करना है, y की वैल्यू पूछिए, इसका मतलब 2783 को हमें 253 से डिवाइड करना है। अब 253 से डिवाइड करना है तो 253 से डिवाइड यहाँ पे दे देते हैं। तो 253 यहाँ पे लिख लेते हैं और डिवाइड करना है किसको, डिवाइड करना है हमें 278। तो अब देखिए 278 है और यहाँ पे 253 है, तो 1 टाइम जाएगा, तो पहली बार क्या होगा 1 टाइम जाएगा। सो 253 1 दा 253, तो यहाँ पे लिख देते हैं 253। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 8 में से 3 गया तो 5 बचा और यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 बचा।
अब देखिए 2 में से 2 गया 0, तो अब इसमें तो कुछ करना नहीं। अब क्या बचा हमें, अब इस 3 को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम, तो 3 यहाँ पे ले लेंगे। अब 3 कॉपी ले लिया तो यहाँ पे क्या हुआ 253, और यहाँ पे भी 253 है। सो 253 बंदा 253, मतलब ये क्या हुआ कि कुल मिला के यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया, मतलब कट गया पूरा। तो इसका मतलब 11 आंसर आया। तो इसको यहाँ से काटा हमने तो कितना आंसर आया, दैट इज 11। कितना आया 11। तो 11, तो y की वैल्यू क्या हो गई हमारी, y की वैल्यू हमारी y इज इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया। तो 11 मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इसमें z की वैल्यू पूछी है, तो यहाँ पे भी ट्री लेना पड़ेगा हमें। तो ट्री में z की वैल्यू पूछी है, तो अब इसको हम डायरेक्ट निकाल के बता देते हैं। देखिए वैसे हम देखें तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे इन दोनों में से नीचे किसी की भी एक की वैल्यू पूछी जाए तो हमें क्या करना है, ऊपर वाले को इससे डिवाइड कर देना है। मतलब अगर हमें z की वैल्यू निकालनी है तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 253 डिवाइडेड बाय 11। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, या तो ऐसे करते अपन, कैसे करते कि 11 मल्टीप्लाइड बाय z, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऊपर वाले की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए 253 के बराबर। तो इसमें आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए अब क्या है, z इज इक्वल टू लिखोगे तो ये तो ऊपर रहेगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया यहाँ पे। तो z इज इक्वल टू 253 डिवाइडेड बाय 11। सो 11 से हम डायरेक्ट ही काट सकते हैं इसको, तो काट देते हैं। देखिए 11 टू द 22। ठीक है, अब कितना बचा, 3 बचा, 3 बचा, तो ये 3 और 3 कितना हो गया 33 हो गया। तो 33, तो 11 3 दा 33, तो यहाँ पे क्या हो गया 11 3 दा 33, यानी 11 से काटा 23 टाइम्स कट गया, तो 23 यही तो इसका आंसर हो गया। 23 यही इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा कि अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक 13915 इज आ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। बिल्कुल आसान सा सवाल है। देखिए यहाँ पे हमने पहले ही बताया था कि प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि 1 और इटसेल्फ के अलावा उसके कोई फैक्टर नहीं होते, मतलब इट हैज़ ओनली कितना 2 फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो 2 फैक्टर्स होते हैं, बट इसमें तो ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि देखिए यहीं से देखिए ये नंबर है, अब इसमें एंड में क्या है 5 है, और जब किसी नंबर के एंड में 5 होता है तो वो कम से कम 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा। तो अब देखिए इसमें एक तो 1 था, एक ये नंबर हो गया, एक 5 हो गया, और जब और भी आगे करेंगे तो और भी निकलेगा, मतलब मोर देन 2 फैक्टर तो हो ही गए। अब चूंकि ये एमसीक्यू है तो इसमें इतना सब निकालने की जरूरत तो है नहीं, तो हमने यहीं से देख लिया कि इसका 1 है, इटसेल्फ है, और 5 है एटलीस्ट। तो एटलीस्ट इसके 3 मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, और मोर देन 2 है इसका मतलब कंपोजिट नंबर होगा ये। ठीक है, बाकी आप और भी निकाल सकते हैं, डिवाइड करके बहुत सारे निकाल सकते हैं, बट यहाँ तो आंसर हमें ये करना था कि वेदर इट इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी 5th पार्ट की तरफ। अब देखिए 5th पार्ट में क्या है, यहाँ पे देखिए 13915 इज, अब देखिए 13915, सो 13915 को जब हम देखेंगे तो 13915 का मतलब हम इस ट्री के द्वारा ही इसका निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर जब हमने, आपको ध्यान हो तो इसका आंसर हमारा आया था 13915, यानी ये ट्री में था। ठीक है, इसके बाद में हमने जब y का वैल्यू निकाला था तो y का वैल्यू हमारा कितना आया था, y का वैल्यू हमारा आया था 11, तो इस y की जगह क्या था हमारे पास 11, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद हम z पे आ जाते हैं। सो z की वैल्यू हमने निकाली थी 23। ठीक है, आपको याद होगा, आप पीछे इसको बैक में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो फैक्टर्स थे, अब यहाँ पे अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि ट्री का मतलब क्या होता है कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मल्टीप्लाइड बाय दिस, और मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या होगा 13915 इज इक्वल टू, एक तो 5 होगा इसमें, सो 5 मल्टीप्लाइड बाय, देखिए एक तो 5 ले लिया अपन ने, अब 11 लेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 11, मल्टीप्लाइड बाय ये सेकंड, ये भी 11 है, देखिए यहाँ पे 11 है, सो इंटू 11, और इंटू यहाँ पे कितना था 23, तो यहाँ पे 23। अब इसको हम पावर्स के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये 5 इंटू 11 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसका मतलब 11 की पावर कितनी है 2, और इंटू 23।
ठीक है, इंटू 23। तो अब देखिए इसको चेक कर लीजिए कहाँ पे है ये, देखिए 5 तो सभी में है। अब 11 की पावर 2, तो 11 की पावर 2 तो ये तो है नहीं, ये है नहीं, और इन दोनों में से 11 की पावर 2 और इंटू 23, तो इंटू 23 किस में है, सिर्फ इसमें है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे 13 हो या 23 इससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन क्लियर ये है कि हमारा ये बिल्कुल मैच कर रहा। 5 यहाँ पे हमने टिक किया 5, उसके बाद 11 की पावर 2, 11 की पावर 2 और 23 तो 23। ठीक है, तो अब ये इस तरह से इसका फिफ्थ पार्ट का ऑप्शन सी हो गया, मतलब 5 इंटू 11 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा, और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।